साधना खुद को समझाते व बेटे की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रेरणा को बहू के तौर पर स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन असमंजस की लकीरें फिर भी साधना को घेर रही थी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि रोहन पिछले 2 सालों से मुंबई के एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ा रहा था। पढ़ने लिखने में वह बचपन से ही होशियार था। लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद वह नौकरी के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर आ गया था। उसकी मम्मी स्कूल टीचर थी और वे लखनऊ में ही जॉब कर रही थी। मम्मी के मना करने के बावजूद रोहन ने मुंबई का रुख कर लिया था। यहाँ के जाने माने मैनेजमेंट कॉलेज में वह अर्थशास्त्र पढ़ा रहा था। वहीं उसी विभाग में उसके साथ प्रेरणा पढ़ाती थी। स्वभाव से अंतर्मुखी और मृदुभाषी प्रेरणा बहुत कम बोलने वाली थी। रोहन को उसका सौम्य व्यवहार बहुत अच्छा लगा। रोहन की पहल पर प्रेरणा उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगी और जल्दी ही उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगा था और प्रेरणा को इस बात का एहसास भी होने लगा था। रोहन जब तब यह बात उसे जता भी देता, प्रेरणा अपनी ओर से उसे जरा भी बढ़ावा नहीं देती। वह जानती थी कि वह खुद एक विधवा है। उसके पति की 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका 8 साल का बेटा भी था। रोहन को उसने सब कुछ पहले ही बता दिया था। इतना सब कुछ जानते हुए भी उसने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन उसने प्रेरणा के सामने अपने दिल की बात कह दी। प्रेरणा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? उसकी बात सुनकर प्रेरणा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चेतना शून्य सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहन से क्या कहे। किसी तरह से अपने आप को संयत कर वह बोली, आपने अपनी और मेरी उम्र देखी है? हाँ, देखी है। उम्र से क्या होता है, बात तो दिल मिलने की होती है। दिल कभी उम्र नहीं देखता। यह सब आपने किताबों में पढ़ा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा प्रेरणा, मैं सच में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ फिर कभी ऐसी बात मत कहना। सब कुछ जानकर भी मुझसे यह सब कहने से पहले आपको अपने घर वालों की रजामंदी लेनी चाहिए थी। उनसे तो मैं बात कर ही लूँगा। पहले मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। मैं इस बारे में क्या कहूँ? आपने तो मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा, प्रेरणा बोली। उसकी बातों से रोहन इतना तो समझ गया था कि प्रेरणा भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह उसकी मम्मी को आहत नहीं करना चाहती। उसे पता है एक माँ अपने बेटे के लिए कितनी सजग रहती है। रोहन के पापा की मौत तब हो गई थी जब वह मात्र 2 साल का था। उसके पिता भी टीचर थे और उसकी मम्मी उसके पिता की जगह अब स्कूल में पढ़ा रही थी। रोहन की मम्मी साधना की दुनिया केवल रोहन तक सीमित थी। वह खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि मम्मी इस सदमे को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। फिर भी वह प्रेरणा को अपनाना चाहता था। प्रेरणा सोच रही थी कि वह भी तो एक बच्चे की माँ है और अपने बच्चे का भला सोचती है। भला कौन माँ यह बात स्वीकार कर पाएंगी कि उसका बेटा अपने से 7 साल बड़ी एक बच्चे की माँ से शादी करे? यही सोचकर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। दिल और दिमाग आपस में उलझे हुए थे। अगर वह दिल के हाथों मजबूर होती तो एक माँ का दिल टूटता है, और अगर दिमाग से काम लेती तो रोहन के प्यार को ठुकराना उसके बस में नहीं था। इसीलिए उसने चुप्पी साध ली। रोहन उसकी मनोदशा को अच्छी तरह से समझ रहा था। प्रेरणा की चुप्पी देखकर वह समझ गया था कि वह भी उसे उतना ही पसंद करती है जितना कि वह। प्रेरणा ने जैसे ही रोहन की माँ को फ़ोन किया, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया। प्रेरणा के लिए इतनी बड़ी बात अपने तक सीमित रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर आकर उसने अपनी मम्मी सीमा को यह बात बताई। सीमा बोली, यह क्या कह रही हो प्रेरणा? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी, मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं
आखिर दुनिया ने मेरी कितनी परवाह की है। मुझे तो केवल रोहन की मम्मी की चिंता है। वे इस रिश्ते को कैसे स्वीकार कर पाएंगी। प्रेरणा, तुम्हें अब समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी मम्मी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि पहले वह अपनी मम्मी को मना ले। तुम ठीक कह रही हो। ऐसे मामले में बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। प्रेरणा की मम्मी सीमा ने उसे नसीहत दी। कुछ दिनों बाद रोहन ने फिर प्रेरणा से वही प्रश्न दोहराया, तुम मुझसे शादी कब करोगी? प्लीज़ रोहन, आप यह बात मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी भी तो नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहता हूँ। शादी के निर्णय जल्दबाजी में नहीं, अपनों के साथ सोच समझ कर लिए जाते हैं। आपकी मम्मी इसके लिए राजी हो जाती है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रोहन चुप हो गया। उसने भी सोच लिया था अब वह इस बारे में मम्मी से खुलकर बात करके ही रहेगा। रोहन ने अपनी और प्रेरणा की दोस्ती के बारे में मम्मी को बहुत पहले बता दिया था। मम्मी, मुझे प्रेरणा बहुत पसंद है। रोहन ने कहा, कौन प्रेरणा? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई? मम्मी, वह कुंवारी लड़की नहीं है, एक विधवा महिला है और मुझसे उम्र में बड़ी भी है। यह क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। और कोई सच्चाई रह गई हो तो वह भी बता दो। हाँ, उसका एक 8 साल का बेटा भी है। रोहन की बात सुनकर साधना का सिर घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बेटे को क्या हो गया है जो अपने से उम्र में बड़ी और एक बच्चे की माँ से शादी करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्रेरणा ने रोहन पर जादू कर दिया हो, जो उसके प्यार में इस कदर पागल हो रहा है। उसे दुनिया की ऊंच नीच कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। बेटा, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें वही विधवा पसंद आई? मम्मी, वह बहुत अच्छी है। तुम्हारे मुंह से यह सब तारीफें मुझे अच्छी नहीं लगती, साधना बोली। वे इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। उन्हें रोहन का प्रेरणा से मेल जोल जरा भी पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर कई बार मम्मी और बेटे में तकरार हो जाती थी। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। शाम को रोहन ने मम्मी को फ़ोन मिलाया। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अब करने को रह ही क्या गया है बेटा? साधना बूझी हुई आवाज़ में बोली। आपके मुंह से ऐसे निराशाजनक शब्द अच्छे नहीं लगते। आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है। आप हमेशा मेरी आदर्श रही है। तो तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? आप मेरी बातें क्यों नहीं समझती हैं? मुझे उससे शादी करनी है। मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ। तुम्हें तो मेरी बात ही समझ में नहीं आती। मैं तो इतना जानती हूँ कि प्रेरणा तुम्हारे लायक नहीं है। आप उससे मिली ही कहाँ हो जो आपने उसके बारे में ऐसी राय बना ली? एक बार मिल तो लीजिए। वह बहू के रूप में आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देंगी। जिसके कारण शादी से पहले माँ बेटे में इतनी तकरार हो रही हो, उससे मैं और क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। प्लीज़ मम्मी, यह बात मुझ पर छोड़ दे। आपको अपने बेटे पर विश्वास होना चाहिए। मैं हमेशा से आपका बेटा था और रहूँगा। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी पसंद आपके सामने व्यक्त की है। वह मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। तुम इस बात को छोड़ क्यों नहीं देते बेटे? नहीं मम्मी, मैं प्रेरणा को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ ही जिंदगी बितानी है। मैं जानता हूँ मुझे इससे अच्छी और कोई नहीं मिल सकती। साधना में अब और बात सुनने का सब्र नहीं था। उसने फ़ोन कट कर दिया। रोहन प्यार और ममता की 2 नावों पर सवार होकर परेशान हो गया था।
वह इस द्वंद्व से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। उसने कुछ सोचकर कागज पेन उठाया और मम्मी के नाम चिट्ठी लिखने लगा। मम्मी, आप मुझे नहीं समझना चाहती तो कोई बात नहीं, पर यह पत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। पता नहीं क्यों प्रेरणा में मुझे आपकी जवानी की छवि दिखाई देती है। आपने जिस तरीके से ज़िंदगी बिताई है वह मुझे याद है। उस समय मैं बहुत छोटा था और यह बात नहीं समझ सकता था, लेकिन अब वे सारी बातें मेरी समझ में आ रही है। परिवार की बंदिशों के कारण आपकी ज़िंदगी घर और मुझ तक सिमट कर रह गई थी। आपका एकमात्र सहारा मैं ही तो था, जिसके कारण आपको नौकरी करनी पड़ रही थी और लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगता मेरी मम्मी इतनी सुंदर है, फिर भी वे इतनी साधारण बनकर क्यों रहती है। पता नहीं उस समय आपने अपनी भावनाओं को कैसे काबू में किया होगा और कैसे अपनी जीवन बिताई होगी। समाज का डर और मेरे कारण आपने अपने आप को बहुत संकुचित कर लिया था। प्रेरणा बहुत अच्छी है, वह मुझे पसंद है। मैं उसे एक और साधना नहीं बनने देना चाहता। मैं उसके जीवन में फिर से खुशी लाना चाहता हूँ। जो कसर आपके जीवन में रह गई थी, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। हो सके आप मेरी बात पर ज़रूर ध्यान दें। आपका बेटा रोहन। पत्र लिखने के बाद रोहन ने उसे पढ़ा और फिर पोस्ट कर दिया। साधना ने वह पत्र पढ़ा तो उनसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा तक ना था। जो कुछ रोहन के दिमाग में चल रहा था उसे याद आ रहा था कि रोहन की दादी जरा सी किसी से बात करने पर उन्हें कितना जलील करती थी और किसी तरह रोहन से लिपट कर वे अपना दर्द कम करने की कोशिश करती थी। आज पत्र पढ़कर रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। उन्हें अच्छा लगा कि उनका बेटा आज भी उनके बारे में इतना सब कुछ सोचता है। बहुत सोचकर उन्होंने रोहन को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, उसने पूछा। कैसी हो मम्मी? माँ की आंसुओं में डूबी आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि उसकी चिट्ठी मम्मी को मिल गई है। बेटा, मैं तुमसे मिलने मुंबई आ रही हूँ। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई और उन्होंने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने यह बात प्रेरणा को बताई तो वह भी खुश हो गई। एक हफ्ते बाद वे मुंबई पहुंच गई। साधना ने प्रेरणा से मुलाकात की। दोनों के चेहरे देखकर उसका मन अंदर से दुखी था। उम्र की रेखाएं प्रेरणा के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके मुकाबले रोहन एकदम मासूम सा लग रहा था। दिल पर पत्थर रखकर साधना ने शादी की इजाज़त दे दी। यह जानकर प्रेरणा के परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बड़े भैया अशोक ने प्रेरणा से पहले भी कहा था कि प्रेरणा, तू कब तक ऐसी ज़िंदगी काटेगी? कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। बेटे अर्श की खातिर तब उसने दूसरी शादी करने का ख्याल भी अपने जोहन में नहीं आने दिया था। इधर रोहन की बातों और व्यवहार से वह बहुत प्रभावित हो गई थी। साधना की स्वीकृति मिलने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। प्रेरणा की मम्मी सीमा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें भी बड़ा संतोष हुआ। बोली, प्रेरणा, तुमने समय रहते बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मम्मी, मेरा दिल तो अभी भी घबरा रहा है। तुम खुश होकर नए जीवन में प्रवेश करो बेटा, और अभी कुछ समय अर्श को मेरे पास रहने दो। यह क्या कह रही हो मम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। तुम्हारी दूसरी शादी है, रोहन की नहीं। उसके भी कुछ अरमान होंगे, पहले उन्हें पूरा कर लो, उसके बाद बेटे को अपने साथ ले जाना। बहुत ही सादे तरीके से प्रेरणा और रोहन की शादी संपन्न हो गई थी। साधना एक हफ्ते मुंबई में रहकर वापस लौट गई थी। अभी उनसे रिटायरमेंट में 4 महीने का समय बाकी था। प्रेरणा ने उनसे अनुरोध किया था, मम्मी जी,
आप यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने कहा था कि वे 4 महीने बाद आ जाएंगी। जब तक वे लोग भी अच्छे से व्यवस्थित हो जाएंगे। वे अभी तक इस रिश्ते को मन से स्वीकार नहीं कर पाई थी। इकलौते बेटे की खातिर उन्होंने उसकी इच्छा का मान रख लिया था। 4 महीने यूं ही बीत गए थे। रोहन बहुत खुश था और प्रेरणा भी। वह शाम को रोज अर्श से मिलने चली जाती और देर तक अपनी मम्मी व बेटे से बातें करती। अर्श मम्मी को मिस करता था। रोहन के जोर देने पर वह कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास आ गई थी ताकि अर्श को पूरा समय दे सके। रिटायरमेंट के बाद साधना के मुंबई आ जाने से प्रेरणा की घर की जिम्मेदारियां कम हो गई थी। उसने अपना घर पूरी तरह से साधना पर छोड़ दिया था। शाम को प्रेरणा अपने हाथों से खाना बनाती, बाकी सारी व्यवस्था साधना ही देखती। साधना महसूस कर रही थी कि प्रेरणा का व्यवहार वाकई बहुत अच्छा है। भले ही वह रोहन से उम्र में बड़ी थी, लेकिन हर जगह पर पति का पूरा मान और ख्याल रखती थी। वह कभी उससे बेवजह उलझती नहीं थी। कुछ ही दिनों में साधना के मन में उसके प्रति कड़वाहट कम होने लगी थी। वे सोचने लगी, दुनिया वालों का क्या है, कुछ दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को एक साथ बितानी है। उनका आपस में सामंजस्य ठीक रहेगा तो परिवार की खुशियां अपने आप बनी रहेंगी। शाम के समय अक्सर प्रेरणा खिड़की से खड़े होकर नीचे ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखती रहती। एक माँ होने के कारण साधना उसकी भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं थी। उसे अपना बेटा अर्श बहुत याद आता था, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह से उसे साथ रखने के लिए नहीं कहा था। एक दिन साधना ने ही पूछ लिया, तुम्हारा बेटा कैसा है? मम्मी जी, आपका पोता ठीक है। तुम्हें उसकी याद आती होंगी। साधना ने पूछा तो प्रेरणा ने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सजल हो गई थी। साधना समझ गई कि वह कुछ बोलकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, इसीलिए कोई उत्तर नहीं दे रही है। तुम उसे यहीं ले आओ, इससे तुम्हारा मन उसके लिए परेशान नहीं होगा। साधना ने यह कहा तो प्रेरणा को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उसने चौंक कर साधना को देखा। मैं ठीक कह रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और सोच सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी। प्रेरणा ने आगे बढ़कर उनसे पैर छूने चाहे तो साधना ने उसे गले लगा लिया। बीती बातें भुला जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। रोहन ने सुना तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। वह तो पहले भी उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन प्रेरणा ने उसे रोक लिया था। दूसरे दिन वे अर्श को साथ लेकर आ गए। अर्श ने अजनबी नज़रों से साधना को देखा तो प्रेरणा बोली, बेटे ये तुम्हारी दादी है, इनके पैर छुओ। अर्श ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। साधना ने पूछा, कैसे हो अर्श? मैं अच्छा हूँ दादी। उसके मुंह से दादी शब्द सुनकर साधना को बहुत अच्छा लगा। सीमा भी खुश थी कि अर्श को अपनी मम्मी मिल गई थी। रोहन और साधना के बड़प्पन के आगे प्रेरणा के मायके वाले सभी नतमस्तक थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बार प्रेरणा की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद उसके जीवन में इस तरह से फिर से खुशियों की बहार आ सकती है। साधना ने परिस्थितियों से समझौता करके सब कुछ स्वीकार कर लिया था। अपने दिल से उन्होंने प्रेरणा के प्रति सारी शिकायतें दूर कर दी थी। रोहन खुश था कि उसने अपनी मम्मी की ममता के साथ अपने प्यार को भी पा लिया था। साधना अर्श का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वह भी उनके साथ घुल मिल गया था। उसके दिन में स्कूल से आने पर वे उसे प्यार से खाना खिलाती और होमवर्क करा देती। शाम को वह बच्चों के साथ खेलने चला जाता। साधना पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखती रहती। सब कुछ सामान्य हो गया था। तभी एक दिन अचानक साधना के पेट में बहुत दर्द हुआ और उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग होने लगी। यह देखकर
प्रेरणा और रोहन घबरा गए। वे तुरंत उन्हें लेकर नर्सिंग होम पहुंचे। साधना की हालत बिगड़ती जा रही थी। यह देख प्रेरणा बहुत परेशान थी। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया। कुछ ही देर में सीमा अपने बेटे अशोक के साथ वहां पहुंच गई। प्रेरणा की घबराहट देखकर उसकी मम्मी सीमा बोली, प्रेरणा धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हिम्मत से काम लो, डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। अभी कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएंगी, तब पता चल जाएगा कि उन्हें क्या हुआ है। अशोक बोले। डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करके तुरंत जांच की और बताया, इनके गर्भाशय में रसौली है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना मरीज को खतरा हो सकता है। देर मत कीजिए डॉक्टर साहब, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेरणा बोली। पूरा दिन इसी भाग दौड़ में बीत गया था। प्रेरणा ने अर्श को मम्मी के साथ घर भेज दिया था और वह खुद उन्हीं की देख रेख में लगी हुई थी। शाम तक ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद साधना को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी उन्हें ठीक से होश नहीं आया था। रोहन बोला, प्रेरणा तुम घर जाओ, मैं मम्मी की देखभाल कर लूँगा। नहीं, तुम घर जाओ, उनकी देखभाल के लिए किसी औरत का होना जरूरी है। मैं यहाँ रुकूंगी। प्रेरणा के आगे रोहन की एक ना चली और वह वहीं रुक गई। एक हफ्ते तक प्रेरणा ने साधना की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दोपहर में थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाती, उसके बाद घर आकर अपने हाथों से साधना के लिए खाना तैयार करती और फिर नर्सिंग होम पहुंच जाती। शाम को रोहन मम्मी के साथ रहता। इतनी देर में प्रेरणा घर आकर खाना तैयार करती और उसे लेकर नर्सिंग होम आ जाती। फिर दूसरे दिन सुबह घर लौटती। प्रेरणा ने सास की सेवा में रात दिन एक कर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में वह घर, ऑफिस और साधना का पूरा ख्याल रख रही थी। रोहन यह सब देखकर हैरान था। साधना को अपने से ज़्यादा प्रेरणा की चिंता होने लगी थी। प्रेरणा की मम्मी, भाई, भाभी और करीबी रिश्तेदार उनको देखने रोज नर्सिंग होम पहुंच रहे थे। प्रेरणा की देखभाल से हफ्ते भर में साधना की सेहत में सुधार हो गया था। वे 8 दिनों बाद घर आ गई। प्रेरणा की सेवा से साधना बहुत खुश थी। घर आते ही उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और पूछा, अर्श कहाँ है? वह नानी के पास है, उसे यहाँ ले आती। अभी आपको आराम की ज़रूरत है, वह कुछ दिनों बाद यहाँ आ जाएगा। प्रेरणा बोली। प्रेरणा के भैया, भाभी और मम्मी सभी ने अपनी ओर से उनकी सेवा और देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संकट की यह घड़ी भी बीत गई थी, लेकिन अपने पीछे कई सुखद अनुभव छोड़ गई थी। साधना की बीमारी के कारण दोनों परिवार बहुत नज़दीक आ गए थे। सीमा, अशोक और उसकी पत्नी रिया के साथ साधना को देखने घर पहुँचे। वे अपने साथ ढेर सारे फल लेकर आए थे। इन सब की क्या ज़रूरत थी? आप अपने साथ हमारे लिए सबसे कीमती दहेज तो लाए ही नहीं हैं। साधना बोली तो वे चौंक गए। सीमा ने डरते हुए पूछा, आप किस दहेज की बात कर रही हैं? हमारे लिए तो सबसे कीमती दहेज हमारा पोता अर्श है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। साधना बीमारी की हालत में भी हंसकर बोली तो माहौल खुशनुमा हो गया और साधना की सारी नाराजगी दूर हो गई थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।